इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो कंप्लीट हो जाए। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग आदित्य बेटा, गुड इवनिंग। बहुत सारे बैचेस बच्चों चल रहे हैं यार, मॉर्निंग में क्लासेस चल रही हैं, आफ्टरनून में चल रही हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो टॉपिक रिवीजन करना हो वो लेक्चर ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है ना, और मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। इस टॉपिक के अलावा जो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स रनिंग है, मॉर्निंग में थर्मोडायनेमिक्स रनिंग है, और मैकेनिक्स रनिंग है, तो इसके अलावा एक लेक्चर में रघुराज सर वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, वो भी रनिंग है ना। तो जिसका जो मन करा करे वो आप बेटा ज्वाइन कर लिया करो रिवीजन के लिए। सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रही है? ऑफलाइन अभी तो देखते हैं, वैसे लोग उम्मीद तो कर रहे हैं मंडे से शुरू होगी। अगर शुरू होगी तो मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का, है ना। और नहीं शुरू देखते हैं, लेट्स सी बेटा, लेट्स सी। चलिए, तो ये हमारा वेव ऑप्टिक्स है बेटा, और ये लेक्चर नंबर 5 है कि 4 है कि 6 है? 5। लेक्चर नंबर 5, ठीक। हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक सेकेंड, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिंज विड्थ पढ़ा था, नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा पढ़ लिया था। लास्ट हेडिंग क्या थी बेटा, जरा याद दिलाना। एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थी, ओके। एक सेकेंड बेटा, लेट कौन आ रहा है भाई? चलिए बेटा, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये हमारे पास दो फ्रिंज, दो स्लिट्स है बेटा, और ये स्क्रीन है हमारी। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट। पैरेलल लाइट बीम जैसे डालते हैं ना दो तरह के, तो यहाँ इसका पैरेलल लाइट बीम का मतलब वेव फ्रंट ऐसे है। उस केस में ये S1 और S2 जो दोनों होते हैं सेम फेस में होते हैं। पैरेलल लाइट डाल दे या इस तरह से स्लिट पे लाइट डाल दे, एक सिंगल स्लिट से ऐसे लाइट पड़े, इन दोनों में भी S1 S2 को हम सेम फेस में मानते हैं। और ये 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है, और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है स्क्रीन पे, इसकी इंटेंसिटी भी आई है, इसकी इंटेंसिटी भी आई है स्क्रीन पे। फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर इंटेंसिटी इज
half of the maximum intensity on the screen. बेटा यहाँ पर एक पॉइंट कोई पी है और ये वाई की मिनिमम वैल्यू बतानी, ये मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जहां पर जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ होगी. इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, half of the maximum intensity. सर स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है. हाँ स्मॉल डी दे रखा है बेटा. स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 मीटर एंड लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम. चलिए सबसे पहले बच्चों ये देखना है कि इन्होंने कहा कि उस पॉइंट की हाइट बतानी है जहां इंटेंसिटी जो हो आईपी हो वो आई मैक्स डिवाइड बाई 2. सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई होती है. अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो 2I कॉमन आता है, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई आता है. और जब cos फाई की वैल्यू +1 होती है तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है मैक्सिमा पे वो 4I होती है. हाँ देख लो 2 मिलीमीटर 2 मीटर. अब मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि P पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी I मैक्स बाई 2 है, मैक्सिमम की आधी है. इसका मतलब है 4I मैक्सिमम हो गई, उसकी आधी 2I हो गई, 2I हो गई है ना. तो अगर 2I इंटेंसिटी हो गई तो I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2I 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई लगाएंगे बेटा. इसकी वैल्यू 2I लिख देंगे. इट इज 2I 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई. 2I से 2I कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा. 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई. कॉस ऑफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0 आएगा. अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू डेल्टा फाई जो 0 होती है, यानी जहां पर कॉस ऑफ डेल्टा फाई 0 होगा वहां इंटेंसिटी हाफ होगी, 50% इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम की.
और ऐसी कई जगह हो सकती है, मैंने आपको स्क्रीन पे बताया भी था कि अगर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया जाए तो इस तरह से ग्राफ कहीं भी बन सकता है। तो 50% इंटेंसिटी वाले पॉइंट बहुत सारे होंगे, एक ये वाला पॉइंट होगा स्क्रीन पे, एक ये वाला पॉइंट होगा स्क्रीन पे, एक ये वाला पॉइंट होगा ना। तो मिनिमम ये पहला पॉइंट बताना बेटा, फर्स्ट पॉइंट बताना नियरेस्ट वाला। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए जो पहली वैल्यू लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू जब 0 से शुरू करेंगे तो कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। पहली बार 0 होता है π/2 पे, फिर 3π/2 पे। तो डेल्टा फाई की वैल्यू होगी π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2। तो ये नहीं लेना, हमको ये लेना है कि फर्स्ट वाला ये होगा, फर्स्ट वाला ये होगा जहां पे फेस डिफरेंस है ना, जहां पर दोनों वेव के बीच का फेस डिफरेंस क्या होगा, ऐसी लोकेशन जहां पर जो फेस डिफरेंस होगा वो आई डोंट नो, देखते हैं आंसर क्या आता है। जहां पर फेस डिफरेंस π/2 होगा बच्चों, है ना, वहां पर हमारा फर्स्ट टाइम इंटेंसिटी हाफ होगी। अब देखो फेस डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। फेस डिफरेंस अगर मेरे पास π/2 है तो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/4 आएगा और डेल्टा एक्स हो जाएगा बेटा यहां से d साइन थीटा। इसका मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू बेटा यहां से मिल जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू है λ/4d। तो लैम्डा है 6000 10⁻⁻10 और d है 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो ये साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है ये 3/4 इंटू 10⁻⁻4 आ रही है, जो कि वेरी स्मॉल है। तो साइन थीटा को ही हम tan थीटा मान लेंगे और साइन थीटा की वैल्यू को ही y/d मान लेंगे। साइन थीटा और tan थीटा बराबर मान लेंगे और y/d कर देंगे। ये है हमारा 3/4 इंटू 10⁻⁻4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू 2 मीटर इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर या 0.15 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम करेंगे 0 पॉइंट। यहाँ पर उल्टा कैलकुलेशन किया है, पिछली क्लास में हमने पॉइंट दिया था और इंटेंसिटी पूछी थी। तो पहले y की मदद से हमने पार्ट डिफरेंस निकाला, पार्ट डिफरेंस से फेस निकाला, फेस से इंटेंसिटी। इसमें इंटेंसिटी दी गई, इन्होंने कहा कि वो नियरेस्ट पॉइंट बताओ जहां इंटेंसिटी 50% हो, यानी 50% मैक्सिमम की 50%, मैक्सिमम 4i होगी और उसका 50% 2i होगा। तो हमने पहले फेस डिफरेंस निकाला उस पॉइंट का और नियरेस्ट के लिए सबसे पहला फेस डिफरेंस लिया, फेस डिफरेंस की मदद से पाथ डिफरेंस निकाला। पाथ डिफरेंस होता है d साइन थीटा, तो वहां से लोकेशन निकाली, थीटा एंगुलर लोकेशन। अब साइन थीटा चूंकि बहुत छोटा था इसलिए साइन थीटा को tan थीटा मानते हुए y/d लिख दिया और d पुट करके y निकाल लिए, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो 0.15 मिलीमीटर बेटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये जनरल तरीके से करते हैं। अब मान लो साइन थीटा यहाँ पर बड़ा आ जाता या साइन थीटा काफी बड़ा आ जाता तो ट्राइंगल बना के tan थीटा निकालते, फिर tan थीटा जो भी आता है उसको y/d के बराबर करते, साइन थीटा को y/d नहीं करते। और चूंकि ये बहुत छोटा एंगल है तो साइन को ही tan मान लिया यहाँ पे। इस तरह से बच्चों इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते रह सकते हैं, क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना। सर इसके क्वेश्चंस ऑनलाइन भी सेंड कर दीजिए। हाँ कर देंगे। चलिए तो अब बच्चों इस पे हम थोड़े वेरिएशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला वेरिएशन है इस पे ऑब्लिक इंसिडेंस। हाँ बेटा ना यूज ही ना करो, फ्रिंज विड्थ वाले में बहुत गलती होती है, आदत खराब पड़ जाती है, फिर बच्चे वही लगाने लगते हैं सरल के चक्कर में और बहुत गलती होती है। वो मैच्योरिटी लेवल उतना होता नहीं है। मैं तो कभी फ्रिंज विड्थ वाला तरीका ही नहीं यूज करता हूं, तो मैं बताऊं, मैं तो हमेशा d साइन थीटा तभी वैलिड होगा जब स्मॉल d छोटा नहीं रहेगा कैपिटल D से, और ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन में होगा, वरना हमेशा वैलिड रहता है। चलिए तो ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या होता है कि मान लो अभी तक क्या था बच्चों, बहुत ध्यान समझो, लाइट हमारी या तो किसी सिंगल स्लिट से आ रही थी, YDSC की जैसे बात करूं,
तो ऐसी परिस्थिति में यही वाला पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा होता है। लेकिन या फिर लाइट ऐसे अगर आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही ऐसे, अगर यहां से आ रही तो ये वेव फ्रंट ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ये एक ही वेव फ्रंट के दो हिस्से होते हैं S1 S2, तो सेम फेस में होंगे। अगर ऐसी पैरेलल लाइट आ रही है तो वेव फ्रंट ऐसे पैरेलल होते हैं। तो भी ये पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा होता है। दोनों परिस्थितियां हम आपको दे सकता है ना। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो सकती है या फिर इस तरह से सिंगल स्लिट से आ सकती है। दोनों केस में ही ये सेम फेस में होंगे S1 S2। ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0। सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पाथ डिफरेंस 0 हो, फेज डिफरेंस 0 हो। जहां पाथ डिफरेंस 0 हो, फेज डिफरेंस 0 हो। लेकिन अगर मान लो लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, मान लो लेट अस सपोज इस तरह से लाइट पड़ रही है, इस तरह से लाइट पैरेलल बीम अभी भी है पर ऑब्लिक है बेटा। ये किसी एंगल फाई पे, किसी एंगल फाई पे या किसी एंगल अल्फा पे पड़ रही। मान लो दिस एंगल इज अल्फा। तो सबसे पहले अगर मैं इसके वेव फ्रंट बनाऊंगा, इसके वेव फ्रंट बनाऊंगा, तो वेव फ्रंट जो बनेंगे, वेव फ्रंट जो बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे। एक सेकेंड, वेव फ्रंट जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, है ना। चलो यही बना देता हूं, ये वेव फ्रंट होंगे। तो एक अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो वेव फ्रंट होगा, ये वाला, ये वाला वेव फ्रंट अगर ऐसे इमेजिन करो, तो ये वाला जो वेव फ्रंट होगा, इस पे एक वेव फ्रंट पे ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये दोनों सेम फेस में होंगे, है ना। ये सेम फेस, ये दोनों सेम फेस में होंगे, ये दोनों सेम फेस में होंगे। एक सेकेंड बेटा, वन सेकेंड। हाँ, तो यहां पर बेटा ये जो वेव, ये जो पॉइंट है, समझना, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के सेम फेस में। अगर आप यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से जहां से चलना शुरू किया होगा, पैरेलल बीम आ रही, तो यहां से यहां तक सेम फेस में होंगे। ये वाला पॉइंट जो होगा, मेरा पॉइंटर ध्यान से देखना, इस पॉइंट के बराबर फेस होगा। अब देखो, इसका पाथ लेंथ ज्यादा है, इसका पाथ लेंथ कम है। या अगर मैं रेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो एक वेव फ्रंट होगा बेटा, इस वाले पॉइंट का फेस इसके बराबर होगा। तो जबकि इस एक वेव फ्रंट पे इधर आगे बढ़ोगे तो ये एक्स्ट्रा पाथ हो जाएगा। तो S1 और S2 में फेस डिफरेंस हो जाएगा बेटा, यहां पर ध्यान समझिए। यानी ऑब्लिक इंसिडेंस होने से बेटा एक S1 और S2 में इनिशियल फेस डिफरेंस हो जाएगा। मतलब जब घर से रे यहां से निकलेगी, तो अगर मैं इस पॉइंट को S1 डैश कहूं, तो S1 डैश S2 के साथ सेम फेस में है, पर देखो ये रास्ता तो इसके बराबर है, पर ये जो इतना एक्स्ट्रा रास्ता है, इसके कारण कुछ इनिशियल फेस डिफरेंस आ जाएगा बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, S1 डैश को डेल्टा एक्स इनिशियल कह दे रहा हूं। इनिशियल का मतलब है स्लिट पे पड़ने से पहले, यहां से जो लाइट निकलेगी, ये वाली लाइट जो यहाँ सोर्स से निकल रही है, इनमें
इतने का पाथ डिफरेंस पहले से ही था, पहले से ही फेस डिफरेंस कुछ ना कुछ रहेगा। इसके कारण यहां और यहां पे पाथ इक्वल है, पर यहां पर एक्चुअली पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ दिस पॉइंट सी हैज नॉट जीरो पाथ डिफरेंस, यहां पर जीरो फेस डिफरेंस नहीं है। दिस पॉइंट इज नॉट सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों, पल्ले पड़ रही है कि S1 S2 में क्योंकि Yes, sir. इनिशियल फेस डिफरेंस था ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा पाथ, तो भले ही ये दोनों पाथ इक्वल हो, पर घर से जो लाइट निकल ही रही होगी वो से इतना फेस डिफरेंस लेके, इतना पाथ डिफरेंस लेके निकल रही है, तो यहाँ पर ऑप्टिकली पाथ इक्वल नहीं होंगे, तो जीरो फेस डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सी पर कितना पाथ डिफरेंस होगा, तो हम ये कहेंगे कि यही पोर्शन, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, डेल्टा एक्स इनिशियल जो S1 S1 डैश के बराबर होगा, इतना पाथ डिफरेंस होगा। ये वाला एंगल बिल्कुल वैसे ही करेंगे बेटा। ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो दिस एंगल विल बी अल्फा, और ये वाला डिस्टेंस d है तो ये S1 डैश ये हमारा d साइन अल्फा होगा। जैसे इधर d साइन, ये वाला डिस्टेंस d है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो आप यहाँ पर साइन अल्फा लगाओगे तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो डी साइन अल्फा हो जाएगा। राइट बेटा? तो चलिए बहुत ध्यान से देखिए जरा, ये आपका हो जाएगा। तो डी साइन अल्फा इज द इनिशियल पार्ट डिफरेंस, और वही आपका इनिशियल है, वही आपका ये पोर्शन आप जो देख रहे हैं, और वही इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस वही आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा नहीं है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अब ये पॉइंट सर क्या है, तो आप कहोगे इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस डी साइन अल्फा होगा, जहां अल्फा ही है। तो कोई पूछ सकता है कि पाथ डिफरेंस है तो इंटेंसिटी बताओ सी पे कितनी है, तो मैक्सिमा नहीं है तो 4i तो नहीं होगी, या √i1 + √i2 का होल स्क्वायर तो नहीं होगी। तो हम डेल्टा फाई निकाल लेंगे सी पॉइंट पे, जो कि 2π/λ इंटू डी साइन अल्फा होगा, और फिर हम आराम से सी पॉइंट की इंटेंसिटी i1 + i2 + 2 √i1 √i2 cos ऑफ डेल्टा फाई करके इंटेंसिटी बता सकते हैं। ये तो एक प्रोसेस हो गया कि सी पॉइंट के हालचाल ले लिए, विच इज नॉट मैक्सिमा। दूसरा सवाल उठता है कि वेयर इज सेंट्रल मैक्सिमा नाउ, वेयर इज सेंट्रल मैक्सिमा नाउ, ये उसी क्वेश्चन में चल रहा है। तो बच्चों हमने कहा सेंट्रल मैक्सिमा वो है जहां पर पाथ डिफरेंस जीरो हो। तो अगर मैं फिर से फोटो बना लूं थोड़ा सा, ये लाइट ऐसे जा रही है, ये लाइट ऐसे जा रही है, ये पॉइंट सेंट्रल लाइन है, ये स्क्रीन है। तो अगर हम देखें कि इस S1 S2 में पहले से ही एक पाथ डिफरेंस है इतना, ये डी साइन अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा। मेरी बात ध्यान सुनना, देखो यहां तक जो पॉइंट हम S1 डैश कह रहे हैं, S1 डैश कह रहे हैं, S1 डैश वाला पॉइंट यहां तक सेम पाथ है, यहां तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। एक सेकंड में ब्लूटूथ यूज कर लेता हूं, मैं अभी तक ब्लूटूथ यूज नहीं कर रहा था। किससे कनेक्ट हो गया? चलिए तो अब देख लेते हैं। तो बेटा हम ये कह रहे थे कि हमें अब इस स्क्रीन पे वो पॉइंट पता करना है जहां पर इन दोनों वेव का फेस डिफरेंस जीरो। अब देखो ऐसे समझो, ये वाली जो वेव आ रही, यहां तक मामला बराबर था, कोई फेस डिफरेंस नहीं था, कोई पाथ डिफरेंस नहीं था, लेकिन इतना पाथ इसका एक्स्ट्रा हो गया बेटा ऊपर वाली वेव का। तो हम क्या करें, आगे जब स्क्रीन का ऐसा पॉइंट पकड़ें जहां पर ऊपर वाले का पाथ छोटा हो जाए, नीचे वाले का पाथ बड़ा हो जाए, बेटा ऐसा पॉइंट पकड़े हम। तो देखिए हमें पता है कि जब हम यहां रहते हैं तो ये वाला पाथ अभी S1 से लेकर C तक और S2 से लेकर C तक ये पाथ बराबर है।
तो अभी ऊपर वाला पाथ एस, अगर S1 डैश से जोड़ोगे तो ये इतना एक्स्ट्रा है, इसको छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भागेंगे। ऊपर की तरफ अगर हम भागेंगे तो ये वाला पाथ छोटा हो जाएगा, आप देख सकते हो, और ये वाला पाथ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बहुत ध्यान से पॉइंटर देखा करो, एकदम कनेक्ट हो जाओगे आप मेरे साथ। तो क्या ये बात कंफर्म्ड है कि पाथ को बराबर, एक्चुअल पाथ लेंथ को बराबर करने के लिए हमें स्क्रीन के ऊपर जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट P मिलेगा जहां पर हमारा बेटा, अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला पाथ हमारा लंबा हो रहा है ऊपर जाने से और ये वाला पाथ छोटा हो रहा है, यानी यहां पर फेस सेम है। प्लीज ध्यान समझो। तो दिस पाथ प्लस दिस पाथ, जहां ये इसके इक्वल हो जाएगा, वहां पर इतना पाथ अगर इक्वल हो जाएगा तो फेस डिफरेंस 0 हो जाएगा, बिकॉज कोई पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा। या ये कह सकते हो, जितना पाथ शुरुआत में घर से जब निकले थे तो जितना ये लीड ले रखा था पाथ में, उतना इसको लीड दिला दो, इसको छोटा कर दो। तो पहले ये बड़ा था, बाद में इसको बड़ा कर दो, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। क्या मेरी बात बच्चों क्लियर हो पा रही है आपको कि ऊपर मिलेगा अगर नीचे से लाइट रे Yes, sir. जल्दी बताओ। Yes, sir. Let us suppose Yes, that sir. C dash new central maxima, new central maxima। तो अब मेरी बात सुनो, मान लेते हैं कि ये पोजीशन जो है न्यू सेंट्रल मैक्सिमा की, दिस इज थीटा नॉट पोजीशन। लेट अस सपोज दिस इज न्यू थीटा नॉट पोजीशन। तो अगर बेटा यहां से मैं इसको मिला दूंगा, तो देखो पहले पार्ट में ये आगे था, इतना पार्ट डिफरेंस में S1 आगे था। अभी अगर हम यहाँ इन दोनों को देखें तो ये दोनों बराबर होंगे, और अगर सिर्फ यहां से नापें S1P और S2P में, तो S2P बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये है D sin थीटा, और यहाँ पर थीटा नॉट हो जाएगा। तो P पॉइंट में जो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस होगा, अब देखो वहां से नापेंगे जहां फेस इक्वल था, प्लीज ध्यान देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, S2P इसका पाथ हो गया, माइनस S इसका पाथ कहां से लोगे, यहां तक सेम फेस था, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं था। इसके आगे ये इतना गया है और ये इतना प्लस इतना गया है। तो ये मैं S1 डैश जोड़ूंगा प्लस S1, या मैं ऐसे लिख रहा हूं S1 डैश S1 प्लस S1P। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, इसके पाथ में से इसका पाथ घटा रहा हूं, यहां तक तो कोई डिफरेंस था ही नहीं। तो अब आप ध्यान से देखो, S2P माइनस S1P, ये जो D sin थीटा नॉट है, ये S2P माइनस S1P, ये तो D sin थीटा है। और S1 डैश और S1, ये D sin अल्फा पहले से था। तो ये आपका D sin थीटा नॉट माइनस D sin अल्फा, ये P पॉइंट का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा किसी भी P पॉइंट का, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, जिसके पाथ में घटा रहे हो वो जितना लीड करेगा वो प्लस में आएगा, जिसको घटा रहे हो उसका लीडिंग पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बड़ी सिंपल बात है कि घर जहां से निकले S1 S2 से जब निकली है तो ये आगे रहा है, ये ज्यादा पाथ कवर किया है, तो इसका D sin थीटा। पर आपको यहां से काउंट नहीं करना है, क्योंकि आपको तो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस चाहिए, तो आपको वहां से काउंट करना है जहां तक इन दोनों में कोई पार्ट डिफरेंस या कोई फेस डिफरेंस नहीं था। तो वास्तविक जो एक्चुअल स्क्रीन पे पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस होगा वो ये होगा। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए बच्चों, यहां से थीटा नॉट बराबर अल्फा आएगा। मैं कहना ये चाहता हूं, जिस एंगल पे बेटा, जिस एंगल पे लाइट डालते हो उसी एंगुलर पोजीशन पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है, उसी एंगुलर पोजीशन पे सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। बेटा ध्यान रखिएगा, जिस एंगल पे लाइट डालोगे उस एंगुलर पोजीशन पे सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। तो हमसे ये पूछ सकता है कि बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ है, तो tan थीटा नॉट हम लगा लेंगे y नॉट डिवाइड बाई d, और अगर थीटा नॉट बहुत छोटा हुआ तो tan थीटा को ही sin थीटा मान लेंगे, है ना। चूंकि d हमें दिया होगा, y नॉट हम निकाल लेंगे, थीटा यही होगा जो अल्फा होगा, थीटा नॉट वही होगा जो अल्फा होगा जिस एंगल पे हम लाइट डाल रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला बेटा कि अगर हम इस तरह से लाइट डाल रहे हैं ऊपर की तरफ तो मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, अगर इधर से ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे तो मैक्सिमा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा उतने ही एंगल से शिफ्ट होगा जितने एंगल पे आपने लाइट डाली है। तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन हो गई कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना ऊपर होगा। अगर थीटा पता होगा तो tan थीटा कैलकुलेट करके निकाल लेंगे।
एक चीज मैं और बता देता हूं, फिर हम लोग करते हैं। तो अब अगर कहा जाए nth मैक्सिमा above and below द सेंट्रल मैक्सिमा, nth मैक्सिमा क्या होगा? अब आप देखिए बेटा, किसी थीटा पोजीशन पे अगर आप देखेंगे, किसी भी एनी थीटा पोजीशन, चलो किसी भी थीटा पोजीशन पे अगर आप देखेंगे, मान लो कोई एनी थीटा पोजीशन पे आप चले जाएंगे, ये आपका थीटा पोजीशन है, मान लो थीटा पोजीशन। तो अगर बेटा मैं इस वाले पाथ में इस वाले पाथ को घटा रहा हूं यहां से लेके यहां तक, तो आपको पता है बस थीटा नॉट की जगह थीटा हो जाएगा बेटा, है ना? तो एट थीटा एंगुलर पोजीशन जो पाथ डिफरेंस आएगा वो डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा आएगा, और nth मैक्सिमा के लिए इसे n लैम्डा के बराबर होना पड़ेगा, प्लस माइनस n लैम्डा के बराबर करेंगे। प्लस साइन लेंगे जो ऊपर वाले सेंट्रल मैक्सिमा होंगे। देखो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ये वाला पाथ बढ़ता चला जाएगा, यानी चूंकि हमने S2p माइनस S1 डैश p लिया है बेटा, ये तो हम नीचे वाले के पाथ में ऊपर वाले के पाथ घटा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो नीचे वाले का जो पाथ होगा ये और बड़ा होता जाएगा, ये और छोटा होता जाएगा, तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जब ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो इसलिए हम प्लस एन लैम्डा लेंगे, मतलब थीटा नॉट पोजीशन पे तो मैक्सिमा आएगा, लेकिन ये यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा होगा तो इसके ऊपर यहाँ फर्स्ट होगा, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ होगा, इसके नीचे यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ होगा, इस तरह से बेटा होगा, है ना? तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे डी साइन थीटा माइनस डी प्लस एन लैम्डा लिखेंगे ऊपर वाले के लिए और माइनस लिखेंगे नीचे वाले के लिए। माइनस इसलिए क्योंकि जब हम इस पॉइंट के नीचे आएंगे, यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0, इसके नीचे आएंगे तो फिर ये वाला पाथ बड़ा होगा, जबकि हम घटा S2p में S1p वाला पाथ रहे हैं तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव वैल्यू जनरेट करने लगेगा। इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे वाले मैक्सिमा के लिए हाँ माइनस साइन लेंगे और ऊपर वालों के लिए प्लस साइन लेंगे, है? मैं भी एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। इसीलिए फॉर nth मिनिमा अगर कहा जाए, प्लस फॉर एबव मैक्सिमा माइनस फॉर बिलो मैक्सिमा। और अगर मुझे nth मिनिमा लिखना हो एबव एंड बिलो सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और नीचे वाले निकालने हैं, तो बस डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा पार्ट डिफरेंस होगा और प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हम करते जाएंगे। बस वही बात है, अल्फा बेटा हमें दिया जाएगा, साइन थीटा हम निकालते जाएंगे, एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे, जिस नंबर का मैक्सिमा पूछेगा ऊपर वाले के लिए प्लस, नीचे वाले के लिए माइनस लेंगे। साइन थीटा छोटा होगा तो y बाई डी लिख देंगे, अदरवाइज tan थीटा निकालेंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पाथ डिफरेंस आपको समझना है कि हाँ पाथ डिफरेंस क्या है, क्योंकि बाकी बेसिक थ्योरी तो पुरानी है, उसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं। तो इसमें हमने शुरू से डिस्कस किया कि इन दोनों केसेस में सेंट्रल मैक्सिमा यही होता था। पैरेलल बीम ना डाल करके अगर ऑब्लिक हम पैरेलल बीम डालेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा हमारा ये पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, तो यहाँ पे कितना पार्ट डिफरेंस होगा वो चीज मैंने आपको बताई, ये पार्ट डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस इतना होगा और इंटेंसिटी ऐसे निकलेगी। फिर उन्होंने हमने कहा कि फिर भाई वहां नहीं है तो कहाँ है सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमें पता चला जिस एंगल पे लाइट पड़ेगी उसी एंगुलर पोजीशन पे ये सीधे सीधे लिख देंगे सेंट्रल मैक्सिमा है। तीसरा nth मैक्सिमा और nth मिनिमा पूछ सकता है, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं जो जेई में आया है, जो आपसे जेई में पूछा जा चुका है। ये स्क्रीन है और डेटा तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट आई रिमेम्बर दैट दिस एंगल वाज 30 डिग्री। डी 1 मिलीमीटर था, लैम्डा 1/3 मिलीमीटर था, आई थिंक सो। बच्चों सबसे पहले उन्होंने पूछा था पोजीशन डिस्टेंस ऑफ
ये पॉइंट सी है, सेंट्रल मैक्सिमा, सी क्या, ओ कह देते हैं इसको, फ्रॉम ओ, ओ से कितनी दूर होगा, फाइंड आउट पोजीशंस ऑफ, या इसे मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसे एक्स एक्सिस कह रहा हूं और इसे वाई एक्सिस कह रहा हूं 2D में। तो फाइंड आउट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा above and below central maxima. First minima above central maxima and first minima below central maxima, ये आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर ये मैंने नीचे से लाइटें डाली है इस तरह से, ओ के ऊपर जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे जाएगा, फटाफट जवाब दिया करो जब पूछा करें। ऊपर। ऊपर जाएगा कि नीचे, बताओ भाई। सर ऊपर। ऊपर जाएगा, वेरी गुड। जाएगा। अच्छा आप जैसे बताओ किस एंगल पे मिलेगा, अगर मैं पूछूं कि मान लो एंगुलर पोजीशन अगर मुझे यहाँ बनानी है तो ये पॉइंट होगा, ये सी होगा, सी मतलब सी फॉर सेंट्रल मैक्सिमम मान लेता हूँ, ये एंगल बताओ कितने एंगल पे मिलेगा, बताओ। 30 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब दूसरा सवाल बनता है कि ये वाला वाई नॉट बताना है। अब मुझे बताओ ये थीटा छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है। तो वाई नॉट कैसे निकालोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी लिखोगे कि टैन थीटा वाई बाई डी लिखोगे? डी tan थीटा। टैन थीटा नॉट लिखोगे वाई बाई डी, तो वाई नॉट आ जाएगा यहाँ से, डी है 1 और टैन थीटा है 1/√3, तो 1/√3 मीटर पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। बोलो क्लियर है, समझ आया बेटा इतना सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ है? यस Yes, यस sir. सर। अब इन्होंने बताया, इन्हें तुम्हें बताना है कि मतलब यही y की ही वैल्यू बतानी है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ये ओरिजिन मानते हुए फर्स्ट मिनिमा बताना है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर। भाई आप तो पता ही, आपको पैटर्न तो पता ही है, यहाँ मैक्सिमा होता है जिसके ऊपर मिनिमा होता है, नीचे मिनिमा होता है, फिर मैक्सिमा होता है, फिर मिनिमा होता है, इस तरह से होती है चीजें। यस सर। तो आपको ऊपर वाले के लिए भी y बताना है और नीचे वाले के लिए भी बताना है। चलो ट्राई करो इसको जल्दी से, 1 मिनट के अंदर मुझे आंसर चाहिए इसका। सर सर अगर बताएं। ऑब्लिक रेस जो है उसका एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम लोग का सेंट्रल मैक्सिमा तो नीचे बनेगा ना। 180 से ज्यादा हो, क्या बात कर रहे हो? मतलब जैसे सेंट्रल इस समय मैक्सिमा आपने नीचे 30 बनेगा? अरे बेटा ऐसे ना जाओ, ऐसे जो बोला करो, इस तरह से पढ़ेंगी रे तो नीचे बन जाएगा। यस सर, वही मतलब 180 से ज्यादा हुआ एंगल तो। मैथमेटिकल ना हुआ करो, सीधे कह दिया करो नीचे की तरफ इंक्लाइंड होंगी तो नीचे चला जाएगा, ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होंगी तो ऊपर चला जाएगा।
यस आ गया। तो हमने कहा मान लेते हैं कि बेटा किसी थीटा पोजीशन पे ऐसा हो रहा है, ये मान लो इस तरह से बेटा। किसी थीटा पोजीशन पे आपको इस तरह की चीजें मिल रही हैं, ये थीटा पोजीशन, ये इनिशियल पार्ट डिफरेंस डी साइन अल्फा है और ये बाद वाला पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा है, और नीचे वाले के पाथ में ऊपर वाले का पाथ घटा रहे हैं, क्योंकि थीटा बढ़ाने पे ताकि ये वाला पाथ बढ़े तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि बढ़ेगा थीटा बढ़ाने से। तो डेल्टा एक्स पी मैं लिख रहा हूँ डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा, और फर्स्ट मिनिमा के लिए ये प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 होता है ना, लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा मिलता है ना, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस होता है, ये बेसिक कंडीशन है। तो यहां से हम डी साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बल्कि डी से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे साइन अल्फा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2d। साइन अल्फा है 1/2 प्लस लैम्डा बाई 2d प्लस माइनस लैम्डा है 1/3 मिलीमीटर और d है 1 मिलीमीटर, 1/2 प्लस माइनस 1/6। तो साइन थीटा की दो वैल्यू मिल रही हैं एबव वाले के लिए, एबव सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर वाले के लिए साइन थीटा मिल रहा है 1/2 प्लस 1/6, 4/6 इट्स 2/3। साइन थीटा की मदद से आ गया टेन थीटा 2/3, ये √8 आएगा, तो टेन थीटा आएगा 2/√8, 9 माइनस नहीं, √8 नहीं आएगा, 9 माइनस 4, √5 आएगा क्या, देखो चेक करो बेटा। मैंने कब बोला मैक्सिमा है ये? अरे मिनिमा एबव सेंट्रल मैक्सिमा, अबे फर्स्ट मिनिमा एबव सेंट्रल मैक्सिमा, अरे पगलऊ लैंग्वेज में कंफ्यूज ना हो, फर्स्ट मिनिमा एबव सेंट्रल मैक्सिमा, समझे कि नहीं? ऊपर वाला मैक्स, सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर वाला। पहले ये बताओ सर, ये √5 ही आ रहा है ना, और टेन थीटा को लिख देंगे y/d, d की वैल्यू 1 है, तो 2/√5 ये पहला मैक्सिमा मिनिमा आ गया जो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर लाई करेगा, उसका y कोऑर्डिनेट, यानी ये यहां से डिस्टेंस आ गई, यहां से डिस्टेंस आ गई 2/, ये ऊपर यहां जो लाई करेगा है ना, 1/√3 पे ये वाला था और इसके ऊपर 2/√5 पे होगा फर्स्ट मिनिमा। अब नीचे वाले के लिए देखते हैं, नीचे वाला मैक्सिमा कहाँ होगा। फर्स्ट मिनिमा बिलो सेंट्रल मैक्सिमा, बिलो सेंट्रल मैक्सिमा में ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ माइनस वाला लेंगे, है ना, दोनों एक साथ चल रहा है ना कैलकुलेशन, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों इंक्लूड कर लिए हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2 माइनस 1/6, इट्स 1/3। यहाँ पर 1/3 भी काफी बड़ा है, तो साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकते, 1/3 ये √8 आएगा, और यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा आएगा 1/√8 और ये y/d करेंगे, तो y की वैल्यू d 1 मीटर होने से y 1/√8 मीटर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो स्टोरी ये ऐसी है कि 1/√3 पर है सेंट्रल मैक्सिमा, ये है फर्स्ट मिनिमा और ये है फर्स्ट मिनिमा,
ये जो वैल्यू है ये 1/√8 है और ये जो वैल्यू है ये 2/√5। अब आप देखो ये गैप्स इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल गैप नजर नहीं आएंगे, ये कोई फ्रिंज पैटर्न थोड़े ना है, क्योंकि यहाँ पर देखो d इज इक्वल टू 3 लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू d/3 है, तो तीन तीन मैक्सिमम ऊपर नीचे बनेंगे, तो ये फ्रिंज पैटर्न वाला केस ही नहीं है। फ्रिंज विड्थ से करोगे निपट जाओगे 2 मिनट के अंदर, करने ही नहीं है, फ्रिंज विड्थ से होएगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपको एग्जाम में मिलेंगे, एकदम बेसिक से कर रहे हैं अपन, पाथ डिफरेंस समझ लो बस, बाकी सारी स्टोरी बेसिक है कि भैया मैक्सिमा है तो n लैम्डा होगा, मिनिमा है तो 2n-1 लैम्डा/2 होगा, ऊपर का चाहिए तो प्लस ले लो, नीचे का चाहिए तो माइनस ले लो, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये ऑब्लिक इंसिडेंस का केस हमको बनता है। यस बेटा, सर आ तो गया, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नीट में अभी तक हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये तो भाई मुझे याद थोड़ी ना रहता है ना, मैं क्या, तो तुम्हें ऐसा तो सच है नीट में नहीं आएगा, ये नीट के स्टैंडर्ड के ऊपर का है, ये जेई एडवांस का है 2003-4 के आसपास का क्वेश्चन। मतलब मुझे लगता है नीट ईट वाला तो तुम्हारा खत्म हो गया, बस एक दो फॉर्मूले और आएंगे नीट के काम के, अब जो आगे पढ़ाने वाले हैं वो उसमें तो कुछ नीट का है। यस सर। तो नीट का तो खत्म कर दिया मैंने कब का। हाँ, पोलराइजेशन डिफ्रेक्शन पढ़ते सुन लो बस ध्यान से, उसको ज्ञान ही बढ़ेगा। यस सर। क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन तो तुम्हें अपनी बुकलेट से ही करने। यस सर, वो काफी अच्छा था। चलो तो डायरेक्शन अच्छा है थोड़ा बहुत। ओके, एक मिलता जुलता केस है बच्चों, व्हेन सोर्स इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंट्रल लाइन, एबव और बिलो सेंट्रल लाइन। कई बार क्या होता है ना इसमें, देखो कैसे क्या होता है, जैसे कई बार दो सिचुएशन समझाता हूं। ये स्क्रीन है हमारे पास, चलो क्या ऐसे मिरर जैसा बना रहा हूँ, स्क्रीन तो आपको पता ही है ना, ये स्क्रीन। जैसे हम क्या करते हैं, स्लिट जो हमारे पास रहती है वो यहाँ रहती है, स्लिट सेंट्रल लाइन में, ये सिंगल स्लिट होती है ना, इस पे लाइट ऐसे पड़ती है, ऐसे ऐसे पड़ती है लाइट, फिर यहाँ से लाइट ऐसे निकलती है, तो ये S से S1 आती है, S से S2 आती है, तो S(S1) बराबर S(S2) रहता है, तो इस पाथ में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पर तो सोर्स ही सिंगल है, तो S1 S2 में कोई फेज डिफरेंस, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, तो कोई इनिशियल पार्ट डिफरेंस नहीं होता। फिर यहाँ के बाद इधर जाने में सेंट्रल लाइन में पहुंचती है भी, यहाँ पे भी कोई फेज डिफरेंस, S1P बराबर S2P है, तो अल्टीमेटली S(S1) प्लस S1P S(S2) प्लस S2P बराबर है, तो P पे कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, कोई फेज डिफरेंस नहीं, चलो P बोल दिया तो बोल ही दिया, तो ये एक सेंट्रल मैक्सिमा ही पॉइंट होता है, ये YDSC का सेटअप है। सोर्स का मतलब हम यहाँ पर इस सोर्स को कह रहे हैं, इस सोर्स को कह रहे हैं, इस सोर्स को जो स्लिट पर लाइट डाल रहा है, जिस स्लिट से इन स्लिट्स पे लाइट आ रही है इसे सोर्स कह रहे हैं अपन, है ना, इसे सोर्स कह रहे हैं। अब मान लो अगर ये जो स्लिट हो, ये जो स्लिट है, ये वाली स्लिट, ये इस सेंट्रल लाइन के थोड़ा ऊपर हो या नीचे हो, तो मैं इसे सोर्स मान ले रहा हूँ, सोर्स एक तरह से ना, तो वही स्टोरी है। तो उस केस में ये सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रह जाएगा, जो स्लिट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रह जाएगा। ओके, आओ देखो, अब आगे बढ़ जाते हैं कहानी को, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब आपको कुछ ऐसा दे देगा कि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मैं गैप बना कर रखता हूँ, यहाँ पर एक स्लिट है बेटा और यहाँ पर एक स्लिट है, ये सेंट्रल लाइन है, ये स्क्रीन है, ये कैपिटल D है, और जो सोर्स है वो थोड़ा सा ऊपर है कुछ,
यहां से लाइट आ रही है। ये गैप मान लीजिए आपको दे दी जाती है ए, और ये गैप आपको दे दिया जाता है बी ऊपर है। दिस लाइन इज सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन। तो अब ये जो S1 वाली स्लेट है और S2 वाली स्लेट है, ये दोनों पाथ इक्वल ही नहीं है ना, ये जो दोनों पाथ हैं वो इक्वल नहीं है बेटा, है ना। तो अब आपको मान लीजिए इस परिस्थिति में दिया जा रहा है कि जो A है ये काफी बड़ा है, मतलब ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप मीटर्स के ऑर्डर का और ये मिलीमीटर्स के ऑर्डर का। जैसे यहाँ पर ये मीटर के ऑर्डर का होता है और यहाँ पर जो डिस्टेंस मिलती है मैक्सिमम मिनिमा की, अक्सर जब फ्रिंज पैटर्न मिलता है पहला दूसरा तीसरा मैक्सिमम, तो वो मिलीमीटर के ऑर्डर्स का होता है। तो ये थीटा बहुत छोटा होता है। तो उस लिहाज से अगर हम ये वाला पॉइंट यहाँ मिला देंगे ऐसे, अभी अब आगे का मत देखो, पहले का देखो। ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं अल्फा कह रहा हूँ, ये अल्फा काफी छोटा होगा, तो इससे अल्फा जो हो जाएगा वो वेरी स्मॉल एंगल हो जाएगा। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा कि जब ये गैप बहुत छोटा होगा, ये मिलीमीटर के ऑर्डर का है, ये बहुत छोटा है, फिर और ये काफी बड़ा है, ए काफी बड़ा है डी से भी, है ना। ए और कैपिटल डी सेम ऑर्डर के, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम ऑर्डर के। तो इस केस में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, ये एंगल बहुत छोटा होगा। अगर एंगल बहुत छोटा होगा तब तो खैर देख लेंगे। पहले तो मैं बेसिक बात बता देता हूँ उसको छोटा करने से पहले भी, कि ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल है, बिकॉज ये क्या क्या कंडीशन है, डी काफी बड़ा है ए स्मॉल डी से, और ए भी काफी बड़ा है स्मॉल डी से, ये वाला गैप स्मॉल डी है। तो अगर मैं तुम वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग इधर लगाते हैं, कॉन्सेप्ट जो हम इधर लगाते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, वही अगर मैं यहाँ लगा दूं कि इससे अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ऐसे, तो इतना पाथ डिफरेंस आएगा, जो बेसिकली बेटा अगर ये अल्फा होगा तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, ये डी साइन अल्फा के बराबर आएगा। जैसे अभी ऑब्लिक इंसिडेंस में आ रहा था, ऑब्लिक में भी ऑलमोस्ट जब दूर से रेज आएंगी तो पैरेलल जैसी नजर आएंगी, जैसे यहाँ पैरेलल जैसी आ रही थी, है ना। बस क्वेश्चन देने का ढंग अलग होगा, ऊपर से बस ऐसे नीचे की तरफ आएंगी। तो यहाँ पर आप बात समझो कि ये जो, जैसे यहाँ पर आप किसी थीटा एंगल पे लेते हो ना, जब आप थीटा एंगल जाते हो, ये जैसे आप थीटा ये वाली ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये काफी छोटा होता है ना। ये थीटा जब इससे परपेंडिकुलर डालते हो तो ये वाला, ये डिस्टेंस डी होती है और ये थीटा होता है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाता है, तो ये डी साइन थीटा आता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इधर है, यानी कि अगर ये अल्फा एंगल, अल्फा छोटा बड़ा है वो तो बी डिसाइड करेगा, पर अगर अल्फा छोटा होगा तो हम बात कर लेंगे। बट अगर ये वाली ए की वैल्यू काफी बड़ी है बी के डी के रिस्पेक्ट में, तो यहां से जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो डी साइन अल्फा है ना, तो ये पार्ट डिफरेंस डी साइन अल्फा होगा। ये इनिशियल पार्ट डिफरेंस हुआ। अभी S1 S2 से आगे स्क्रीन की तरफ लाइट जाएगी, पर जब S1 S2 से लाइट निकलेगी तो इतना पार्ट डिफरेंस लेके निकलेगी। और पाथ किसका बड़ा है देखो जरा, S2 का बड़ा है यहाँ पे, यानी S2 पहले से लीड ले रखा है पाथ में, S2 ने लीड ले ली पहले से पाथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों इनिशियल पार्ट डिफरेंस आ गया, इनिशियल पार्ट डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 ये हो गया डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा इनिशियल पार्ट डिफरेंस हो गया। बहुत बढ़िया। अब अगर बच्चों हम बात करें कि इनिशियल पार्ट डिफरेंस डी साइन अल्फा हो गया, तो यहाँ पर अब देखो, अब जैसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना है, क्या ये पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा, तो आप कहोगे जी नहीं, क्योंकि आगे बेटा समझना, पॉइंटर देखना ध्यान से, ये वाला पाथ S1 से लेके C तक, या O पॉइंट कह दें, S1 से लेकर O तक और S2 से लेकर O तक तो बराबर ही रहेगा। तो यानी O तक अब कोई रास्ते में पार्ट डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, तो जो घर से लेके चला था वही ऊपर रहेगा। तो O का पार्ट डिफरेंस तो वही रहेगा जो इनिशियल होगा, जो इनिशियल पार्ट डिफरेंस होगा, है ना। तो O पे मैक्सिमा नहीं होगा, पहली बात तो। दूसरी बात, O पे पार्ट डिफरेंस इतना होगा, फेज डिफरेंस निकाल सकते हो यूजिंग पार्ट डिफरेंस, देन यू कैन आल्सो फाइंड आउट इंटेंसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज न्यू सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पाथ बराबर हो जाए, यहां से शुरू करो, क्योंकि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ अनइक्वल है, तो जहां ये वाला पाथ अभी बड़ा है तो इसको छोटा करेंगे, इसको छोटा नीचे होगा। तो ऊपर जाएंगे तो ये वाला पाथ बड़ा होगा,
तो इसको छोटा करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जिस एंगल पे यहाँ आ रहे हैं उसी एंगल पे जाना पड़ेगा। तो ठीक इसके अगेंस्ट अगर मैं अपोजिट चला जाऊं तो यहाँ पर नीचे होगा, एंड दिस एंगल ऑल्सो भी अल्फा। दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर मैं इसे वाई नॉट मान लूं, है ना, न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को मैं वाई नॉट मान लूं, तो आप देख रहे ये अल्फा पे ही लाई करेगा, है ना, बिल्कुल वही सिमिलर केस हो जाएगा। जितना ये यहाँ छोटा है इसको वहां बड़ा कर लिया। अब आप देखो ये वाला पाथ में बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये आपका बाद में डेल्टा एक्स, दूसरा डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा एक्स कुछ जो मैं S1 और S2 के P पॉइंट का डेल्टा एक्स हो जाएगा जो यहाँ के बाद होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा होने के लिए अगर हम कहें कि इफ दिस पॉइंट इज सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारा O डैश पॉइंट है, O डैश पे 0 होना चाहिए फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर मैं देखो पूरा S से शुरू करता हूं, ध्यान सुनना पूरा, क्योंकि यहां तक दोनों यहीं से निकल रही है तो दोनों वेव में सेम फेस में होंगी। तो मैं पूरा पाथ ले लेता हूँ S से लेके, मान लो नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाना है कि ऊपर वाले में नीचे वाले को, मैं नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा लेता हूँ। तो नीचे वाले देखना, ध्यान सुनना, तो मैं S2 प्लस S2P या S2O डैश, ये नीचे वाले का पाथ होगा। S1 प्लस S1O डैश, ये ऊपर वाले का पाथ होगा। ये O डैश का पाथ डिफरेंस होगा। अब S2 बड़ा है S1 से, माइनस S2 माइनस S1, और फिर आगे ये S1P बड़ा है, S1O डैश बड़ा है, तो ये माइनस का कॉमन ले लेंगे, S1O डैश माइनस S2O डैश। ये है S1 S1, है ना। तो देखो दिस पाथ माइनस दिस पाथ इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तो ये वाला पार्ट डी साइन थीटा आएगा, क्योंकि हम नीचे वाले के रास्ते डी साइन में अल्फा, डी साइन अल्फा का नीचे वाले के रास्ते में ऊपर वाले का रास्ता घटा रहे हैं। कहां से शुरू करते हैं, जहां तक वो सेम फेस में थे, है ना। और अब आगे चल के जब इसमें इसको घटाओगे तो ये जिसको घटा रहे हो वो बड़ा है, तो निगेटिव का आ जाएगा ये, क्योंकि S2 बड़ा है, ये या ये माइनस साइन लगाइए तो नो प्रॉब्लम। तो ये माइनस, ये डी साइन मान लेते हैं ये थीटा है, वो तो मैंने पहले लिख दिया था कि अल्फा पे आएगा। एक सेकेंड, मान लेते हैं थीटा नॉट है, तो ये डी साइन थीटा नॉट आ जाएगा, और ये 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर थीटा नॉट हमारा आ जाएगा, यानी जिस एंगल पे होगा उसी एंगल पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। तो अब थीटा अल्फा बराबर थीटा नॉट है। अब अगर अल्फा और थीटा नॉट छोटे हैं, अगर अल्फा और थीटा नॉट छोटे हैं तो अल्फा को साइन अल्फा, साइन को tan अल्फा लिख सकते हो, है ना। तो यहां पर तब आप उस केस में अगर अल्फा छोटे हैं तो tan अल्फा होगा b अपॉन a, और यहाँ tan थीटा नॉट होगा y नॉट अपॉन d, ये वाले डिस्टेंस d। तो उस केस में अल्फा बराबर थीटा नॉट में अल्फा को लिखोगे b अपॉन a, और ये लिखोगे y नॉट अपॉन d। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, y नॉट आ जाएगा शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि जिस एंगुलर पोजीशन पे रेस आएंगी, मतलब ये वाला एंगल जितना बनेगा जहां पे सोर्स शिफ्ट करोगे, सोर्स की जो एंगुलर पोजीशन होगी अपोजिट साइड, उसी एंगुलर पोजीशन पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। दिस इज द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है बेटा। बाकी पाथ डिफरेंस निकालना बच्चों एक आर्ट है, अप्रोक्सीमेशन आपको ध्यान में रखना है। डी साइन थीटा दोनों तरफ से चलाते रहो, साइन थीटा को tan थीटा मानना है, वो तब डिपेंड करेगा जब थीटा बहुत छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन करूं, मैं आपसे कहूं कि मान लो ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही, और इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लिखना है, और ये लाइट अल्फा पे आ रही है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर एक्चुअल हमें P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस चाहिए होगा
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होगा बेटा डी साइन अल्फा, अब एक बात बताओ, यहां पर भी कौन आगे है, नीचे वाला, यहां पर भी कौन बड़ा है, नीचे वाला, तो नीचे वाले में जब ऊपर वाला घटाओगे तो ये दोनों डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा आएगा कि माइनस आएगा, बताओ जरा सोच समझ के। प्लस आएगा ना, दोनों ही केस में यही बड़ा हो रहा है, नीचे वाला ही बड़ा हो रहा है, तो डेल्टा एक्स जो पी पॉइंट पे आएगा वो डी साइन थीटा प्लस डी साइन अल्फा आएगा, बताओ आएगा कि नहीं। अब आप रट नहीं सकते ये सारी चीज, थोड़ा समझ लो कैसे करोगे। सिमिलर चीज अगर मैं और आपको दिखाऊं, जैसे मैंने कहा मान लो यहां पर सोर्स मैंने शिफ्ट कर दिया, ये बी डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, ये ए डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, बी बहुत छोटा है ए से, डी बहुत छोटा है ए से, और डी काफी बड़ा है ए से, ए कह रहा है डी काफी बड़ा है डी से, है ना। अब हमने कहा ये सोर्स ऐसे, ये S1 है, ये S2 है, ये ऐसे लाइट जा रही है। अब हमने कहा भैया इस पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी बतानी है या मैक्स कुछ भी बताना है। अब आप देखो वही लॉजिक है, ये है थीटा नॉट थीटा पोजीशन पे और ये मान लो है अल्फा पोजीशन पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये आएगा डी साइन अल्फा। देखो इस केस में यही वाली रे यहां पर भी बड़ा पाथ फॉलो कर रही है और यही वाली रे यहां भी बड़ा पाथ फॉलो कर रही है, तो अगर मैं डेल्टा एक्स लिखूंगा पी पॉइंट पे, है ना, एस एस टू प्लस एस टू पी माइनस एस एस वन प्लस एस वन पी, तो जो ये दोनों डिफरेंसेस आएंगे ये दोनों ऐड हो रहे होंगे कि नहीं, बताओ बेटा। ये डी साइन Yes, sir. अल्फा प्लस डी साइन थीटा हो रहा होगा, है ना। Yes, sir. तो इसमें ये देखना है कि दोनों केस में नीचे वाला ही बड़ा हो रहा है, तो दोनों जो लीडिंग पार्ट होगा वो ऐड हो जाएगा। बट इस केस में क्या था, इस केस में हम नीचे की तरफ जा रहे थे, सेंट्रल मैक्सिमा ढूंढ रहे थे, तो अभी ये लीड हो रहा था, बाद में ये छोटा पड़ गया, तो इसमें इसको घटाने पर हमने पॉजिटिव पाया, पर इसमें इसको घटाने पर हमें नेगेटिव मिला, इसलिए देखो अल्टीमेटली ये आया। ये सब स्टोरी कोई नहीं लिखता, अच्छा बच्चा ये सब तो मैं कभी लिखता ही नहीं हुई, तो बस ऑनलाइन के चक्कर में तुम लोग को एक एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ, इसलिए लेंदी महसूस हो सकता है। तो इस पूरे का कंक्लूजन यही है कि आपको पार्ट डिफरेंस निकालना आना चाहिए। हाँ, आर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन है, वो साइन थीटा को टेन थीटा मानना है, थीटा छोटा है, बाकी साइन थीटा टेन थीटा तो तुम्हें तब तक मान सकते हो जब तक ये वाली डिस्टेंस, ये स्लिट के बीच का गैप जो है इसके रिस्पेक्ट में ए काफी बड़ा हो और डी काफी बड़ा हो, ताकि इन रेस को तुम पैरेलल मान सको बस। तो यहाँ पर मेन सवाल बनता है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसके लिए सीधे कंक्लूजन है, जिस एंगल पे ये लाइट रे आएगी यहाँ से मिला दो, उसी एंगल पे यहाँ बनेगा, बस बात खत्म है, बाकी तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के वेरिएशंस आएंगे तो पार्ट डिफरेंस की थोड़ी सी ब्यूटी रखो, याद रखो कि यहाँ ऑब्लिक इंसिडेंस अगर यहाँ से देख के नीचे ना पूछे ऊपर कुछ पूछ ले तो जनरल क्वेश्चन पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस की मदद से फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस की मदद से इंटेंसिटी आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर सोर्स को, अब देखो ध्यान सुनो, यहाँ पर कितना शानदार सवाल बनता है, जब सोर्स ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ, जब सोर्स बी ऊपर जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमम वाई नॉट नीचे आएगा, और अगर सोर्स नीचे जा रहा हो तो मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा। तो अगर इस सोर्स को मैं ऐसे 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 ऑसिलेट कराऊं, एसएचएम करूं, तो सेंट्रल मैक्सिमा भी ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा, पाई का फेज डिफरेंस होगा, बिकॉज जब ये ऊपर जा रहा होगा ये नीचे आ रहा होगा, और जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो पाई का फेज डिफरेंस रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर पूछ लेता है, अब यहाँ पर मैं ये जो बी है ये मैं कह दूंगा सोर्स का एम्पलीट्यूड है, तो ये जो वाई नॉट होगा ना ये इमेज का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पर ये क्वेश्चन तभी वैलिड होगी जब ये थीटा और ये बहुत छोटे होंगे, है ना, तभी आप थीटा को tan थीटा मान पाओगे। और वो कब होगा, जब b छोटा हो, a के रिस्पेक्ट में ये मिलीमीटर हो, ये मीटर हो, ये मिलीमीटर है, ये मीटर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझना है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप इसको करिए। ये स्क्रीन है, ये एक सोर्स है, चलो मैं पॉइंट सोर्स रख देता हूं, ये 2 मिलीमीटर है, 1 मीटर है,
ये 3 मीटर है स्क्रीन, एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यहाँ पर है ना, ये ओ है। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एक लाइन का सवाल है, चलो प्रोसीड करो। 2 मिलीमीटर है बेटा, ये 2 मीटर नहीं है। सर हम्म, सर हम लोगों के रिजल्ट आने वाले 7 फरवरी को, काय के रिजल्ट? आईएससी के क्लास 12 बोर्ड के। बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं? यस सर, जो सेमेस्टर 1 हुआ ना। अच्छा, वेरी गुड। पास हो रहे हो? आज तो सर हो ही जाएंगे, इसमें तो कोई डर नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, रिजल्ट का काम है आना। हाँ, चलिए लेट्स सी, देखते, बिल्कुल सिंपल। देखो, एक लाइन का सवाल है, कैसे? ऐसे सीधे एक लाइन आर पार बना यस दो सर 6 ऐसे। mm। ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, कुछ ना बनाओ, कोई रे वे नहीं, ये वाला गैप बना लो, वाई नॉट। अब देखो, चूंकि देखो, आप खुद साफ समझदार हो, ये मिलीमीटर है और ये मीटर है, तो अल्फा बहुत छोटा होगा। तो खत्म। तो tan अल्फा, अल्फा और sin अल्फा तीनों बराबर होंगे, तो मिलीमीटर अपॉन 1 मीटर, वाई नॉट मिलीमीटर अपॉन डी है 3 मीटर। तो मीटर से मीटर खत्म, वाई मीटर मिलीमीटर में आंसर आएगा 6 मिलीमीटर। बताओ, एक लाइन का सवाल है, बताओ, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। सेंट्रल मैक्सिमा इतना होगा, बाकी फ्रिंज रेंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसका फॉर्मूला पूछे तो लैम्डा डी बाई डी लगाओ ऊपर नीचे करने से। अब इसमें ये होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा नीचे चला गया तो कुछ फ्रिंजेस इस लाइन के नीचे आ जाएंगी। अब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ होगा, हो सकता है फर्स्ट मिनिमा यहाँ हो, फिर सेकंड मैक्सिमा यहाँ हो, ये थर्ड हो, फोर्थ हो, ऐसे होता सकता है, होता रहता है।
बट वो सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन में पूछता है, इसमें पूछेगा तो जब ऑलरेडी इतना वेरिएशन कर दिया है तो फिर वो सेंटर मैक्सिमा से ही सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हेडिंग डाल दो YDSC इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर YDSC परफॉर्म किया जाए तो फ्रिंज विड्थ में चेंज आता है ना, फ्रिंज विड्थ में चेंज आता है। अरे यार शुरू में नहीं बताए थे, प्रूविंग करनी थी, ये प्रूफ करना था ना कि लाइट एक वेव है, आइगन्स वेव थ्योरी की प्रूविंग। नहीं, तो ये तो एक्सपेरिमेंट है, एक YDSC एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ही था कि प्रूव करना। हालांकि बाद में जब हमने देखा जाए तो इंटरफेरेंस वगैरह कराया, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, कितने सारे पोलराइजर चश्मे उसमें बनते हैं, सब कहीं ना कहीं डिफ्रैक्शन वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरफेरेंस का ही लॉजिक है। डिफ्रैक्शन, उसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आती है, आगे कई सारी चीजें हैं जो जिनमें डिफ्रैक्शन का यूज होता है, उनमें इंटरफेरेंस की थ्योरी यूज होती है। अगर प्रूव ही ना होता कि लाइट एक वेव है तो कैसे तुम आगे डिफ्रैक्शन का यूज कर सकते? इवन इफ की जब हम लोगों ने मॉडर्न थ्योरी में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ी थी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया था, तब भी वहां पर इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को वेरीफाई किया गया था। तो इसलिए तुम्हें YDSC पे डायरेक्ट कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं, बिल्कुल YDSC एक एक्सपेरिमेंट था जो ये बता रहा है, जैसे डेविएशन जर्मन था, ऐसे YDSC का एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूफ किया कि नहीं लाइट एक वेव है। अब आप वेव की सारी घटनाएं इसमें प्रयोग कर सकते हो, है ना। बाकी फिनोमेना का प्रयोग होता है, इंटरफेरेंस का यूज होता है, इंटरफेरेंस का यूज होकर डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वगैरह बनती है आगे चलकर। चलिए, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट का बेटा प्रयोग कर रहे हैं हम लोग तो इसमें वेवलेंथ चेंज हो जाती है बेटा, है ना, वेवलेंथ का फर्क पड़ जाता है। और जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि V इज इक्वल टू होता है बेटा C बाई लैम्डा, है ना। कोई लाइट अगर जा रही है, ये मान लो लाइट जा रही और ये एक मीडियम में एंटर कर गई, वैक्यूम से एक मीडियम, वैक्यूम या एयर से एक मीडियम में एंटर कर गई, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है या n है। तो यहाँ पर वेवलेंथ अगर लैम्डा है, लैम्डा एयर है, और यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा डैश है या लैम्डा म्यू है, लैम्डा मीडियम, लैम्डा एयर को मैं लैम्डा मान लेता हूं। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बेटा। तो V बराबर F लैम्डा है, ये गलत ही लिखा है मैंने, V बराबर C बाई म्यू है, और V इज इक्वल टू है F लैम्डा इज इक्वल टू C बाई म्यू। समझना बहुत ध्यान से, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बेटा। तो लैम्डा को आप देख सकते हो, लैम्डा जो हो जाएगा C बाई F इंटू म्यू हो जाएगा। तो जो वेवलेंथ होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। प्लीज ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे मान लो कोई लाइट यहाँ पे जा रही है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी। यहाँ पे स्पीड है C, एक सेकेंड बेटा, हाँ एकाग्र, हाँ बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? बताएं। हाँ हाँ हाँ, सुन रहे हैं मेरे। गलती से लिख दिया होगा, बीच में से जाएगा तो ml स्क्वायर बाई 12 होगा। नहीं, पाइप अगर है ना, तो अगर बीचों बीच से पास हो रही है तो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस mr स्क्वायर बाई 2 होगा।
वो ml²/3 प्लस mr²/2 होगा। तो कैसे लिख दिया होगा? बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक लिख दिया होगा। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान सुनो, इस अगर वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी c बाई, मान लेते हैं वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्डा है, तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये होगी। और मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी, मीडियम में स्पीड है v बाई लैम्डा, मीडियम होगी, v है c बाई म्यू। ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आता। तो c बाई लैम्डा, लैम्डा वैक्यूम में या एयर में कह सकते हो। तो यहां से दोनों को जब इक्वल करोगे तो लैम्डा मीडियम आएगा, ये आपका लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा। मतलब अगर वैक्यूम में लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है या एयर में लैम्डा है तो किसी मीडियम में लैम्डा बाई म्यू होती है बेटा, है ना। ये वही मैं दिखाना चाह रहा था। c बाई एफ जो है, अगर आप देखोगे तो जो c बाई एफ है ये है वेवलेंथ इन वैक्यूम या एयर और वैक्यूम डिवाइड बाई म्यू, है ना। ये लैम्डा मीडियम है, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें किसी तरह, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिख के आपको अलग से कर दिया। तो ये मान लो वही लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c है, ठीक है, और वेवलेंथ लेट अस सपोज लैम्डा, या एयर में स्पीड ऑफ लाइट c है, वेवलेंथ लैम्डा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 मानते हैं। फ्रीक्वेंसी f होगी, किसी मीडियम में जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, यही फ्रीक्वेंसी होगी। बट मैंने मान लिया लेट अस सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम इज f मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, ये तो v इक्वल टू एफ लैम्डा जनरल रिलेशन है वेव के लिए। v होता है c बाई म्यू, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। यहां से आपका एक रिलेशन आ जाएगा लैम्डा बाई म्यू। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, अगर YDSC आपको परफॉर्म करनी है, एक मीडियम के अंदर मान लो पूरा सेटअप आपने डुबो दिया एक मीडियम के अंदर, जिस मीडियम में आपका ये इंटरफेरेंस हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम है तो फ्रिंज विड्थ जो होगी लैम्डा d बाई डी होता है, तो लैम्डा मीडियम हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर एयर में फ्रिंज विड्थ दी जाए, एयर में, तो बस म्यू से लैम्डा एयर बाई हो जाएगा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर फॉर्मूला हो गया लैम्डा डी बाई म्यू डी। मैं फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी नहीं, लैम्डा डी बाई म्यू डी नहीं कहूंगा बेटा, मैं ये कहूंगा लैम्डा के स्थान पर तुम्हें लैम्डा मीडियम में क्या वेवलेंथ है वो पुट करनी है बेटा। तो वो है एयर के अंदर वेवलेंथ डिवाइड बाई म्यू। तो फॉर्मूला वही रहेगा, लैम्डा डी बाई डी ही रहेगा, पर ये जो वेवलेंथ होती है उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ पुट करनी होती है जिस मीडियम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो चूंकि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं सपोज वाटर में, तो वाटर में क्या वेवलेंथ है वो पुट करेंगे। पर मान लो दी गई है तुमको एयर में और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, तब तुम एयर की वेवलेंथ रख के उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करोगे और तब जाके ये लैम्डा की जगह पे लैम्डा एयर बाई म्यू आएगा, है ना। अब गलती कहां होती है,
मान लो तुमको वाटर में ही वेवलेंथ दे दे लैम्डा, तो फिर क्या म्यू से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ या ना में जवाब दो। हैं? पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना? नो सर। बताओ पड़ेगी कि नहीं? नहीं सर, नहीं पड़ेगी। लगता है सर गुस्सा हो गया। सर नेटवर्क एरर है क्या? नहीं। घंटा मार देंगे भी तुमको हम, नेटवर्क में प्रॉब्लम। कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ब्रेक नहीं ले सकते क्या आधा मिनट का? हैं? जान दे दें तुम्हारे लिए, बताओ। चूंकि हम नहीं सर, वो अचानक से आपने बोलना बंद कर दिया था ना, तो लगा कहीं दिक्कत हो गई। एक सेकंड, मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा।
चलिए, तो ये हमने इफेक्ट ऑफ मीडियम देख लिया, ठीक है। अब हम लोग ऑप्टिकल पाथ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंदी है, तो ये थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देख पाएंगे, आज तो मैं नहीं कराऊंगा इसको। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहे, इतने सारे लेक्चर्स चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं क्या कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं जिनमें आप क्लास कर सकते हो रिवीजन के लिए। मॉर्निंग में 2 बैचेस चल रहे हैं, 135 में चल रही है मैकेनिक्स, इसमें कोलिजन चल रहा है, रोटेशन पढ़ाया जाएगा, ग्रेविटेशन पढ़ाया जाएगा। और इसमें चल रहा है 246 में थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फिर इवनिंग में एक तो तुम्हारा चल रहा है वेव ऑप्टिक्स, और दूसरा चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, 11th वालों में चल रहा है। तो उसको भी आप चाहो तो, अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है या पढ़ाए भूल गए हो, तो रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं। और भी इसके अलावा नीट वालों की क्लास भी मॉर्निंग में चलती है 10 से 12 रेगुलर, उसमें भी रोटेशन चल रहा है, 10 से 12 नहीं, 10:30 से रोटेशन चल रही है।